तो हम जो है अपनी स्टोरी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी स्टोरी फिनिश हुई थी। यानी हम पढ़ रहे थे रिसोर्सेस, एनर्जी के रिसोर्सेस। और उस एनर्जी रिसोर्सेस में हम विंड यानी 6 पर पहुंचे थे, विंड, वेव एंड ओशन थर्मल ग्रेडियंट। और ये लास्ट 40 मिनट्स हैं हमारे पास, अगर आपको याद हो तो। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या पढ़ रहे थे, विंड की एनर्जी यानी हवा की एनर्जी। उसमें देखें ये तस्वीर है, और ये जो तस्वीर है आपने जरूर देखी होगी। ऐसे पंखे जो लगे होते हैं इनको विंड मिल कहते हैं। पहले इसको ग्राइंडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब हम इससे बिजली तैयार करते हैं। ये बड़े बड़े पंखे हवा से चलते हैं। कौन सी हवा से? कुदरती हवा से। साहिल समंदर पे कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे साहिल पे बड़ी हवाएं चलती हैं। ये हवाओं से पंखे चलते हैं, पंखों से टरबाइन चलते हैं, टरबाइन से बिजली तैयार होती है। और यहाँ पे देखिए सोलर भी तरीका है। सोलर यानी जो ये सूरज के पैनल लगे हुए हैं, यहाँ से भी बिजली ये तैयार होती है। और ये जो निशान है वो न्यूक्लियर पावर का है, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी इस्तेमाल होती है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है जब ये जलता है तो इसके बहुत सारी चीजें बाहर भी आती हैं। राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो हम जो विंड की एनर्जी है यानी हवा की एनर्जी है, इसको किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली तैयार करने की। वेव क्या होती है? वेव जैसे कि आपको पता होगा कि समंदर की जो लहरें होती हैं कितनी ही हाई, 30 फीट तक हाइट की होती है, यानी 30 फुट। आपको पता है कि इंसान जो है वो 5 फुट का होता है, तो दरअसल 6 इंसानों के बराबर, इसलिए 5 6 होता है 30। तो दरअसल 6 इंसानों के कद के बराबर इतनी ऊंची, यानी इंसान तो इसमें डूब ही जाएगा। तो जो हाई वेव्स होती हैं इन्हें इस्तेमाल करते हैं बिजली तैयार करने के लिए। और इसी तो तरीके से इससे जो बिजली तैयार करती है उसे गोंग्स जनरेटर्स कहते हैं। गोंग, GONG। गोंग का नाम आपने सुना हो शायद कभी, लेकिन अभी तो आपने सुन लिया। इस तरीके से 6 फीट की लहरें 30 फीट हाई होती हैं। तो दरअसल कहते हैं कि इससे हम गुजारते हैं, एक जनरेशन इस तरह से होती है कि ऑसिलेटिंग ब्लेड्स होते हैं। ऑसिलेटिंग का मतलब जो ऑसिलेट होते हैं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। कैसे? तो दरअसल इसके लिए हमारी बुक में कोई तस्वीर तो नहीं बनी हुई, देखें ये है वो तस्वीर। इस तस्वीर में आपको क्या बताया जा रहा है? इसमें दरअसल कहते हैं कि देखिए बाकायदा ये एक ऑसिलेटिंग ब्लेड लगे हुए हैं। जब लहर आती है तो ये यूं घूम जाता है, लहर वापस जाती है तो ये यूं घूमता है। इस तरीके से ये यूं 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 घूमता रहता है। इससे ऑसिलेटिंग ब्लेड्स को आप यहाँ पर भी देखें कि देखिए समंदर की लहरें जो हैं वो दिखा रही हैं। ये देखिए ब्लेड लगे हुए हैं, ब्लेड्स। और ये दरअसल कहते हैं जब लहर यूं जाती है तो ये ऐसे घूम जाते हैं, लहर वापस जाती है तो ये यूं घूमते हैं। इस तरह से कभी आगे पीछे घूमते रहते हैं। इसी को ऑसिलेशन कहते हैं। इस तरीके से इसकी नीचे मैकेनिज्म क्या है, आइडिया क्या है? असल में ये जो ब्लेड है ना, ये एक इतने बड़े पाइप से लगे हुए हैं, पाइप। और इस पाइप के अंदर है दरअसल मैग्नेट। इस पाइप के अंदर है मैग्नेट, और इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ जो ये आपको येलो कलर की चीज नजर आ रही है, ये है वाइंडिंग। किस चीज की? कॉइल की। कॉइल। तो हो क्या रहा है, जैसे उर्दू में मुहावरा है, कहते हैं कि छुरी जो है, छुरी वो खरबूजे पे गिरे, या खरबूजा छुरी पे कटना खरबूजे नहीं होता है। खरबूजे को ये। यहाँ पर भी ऐसे ही है। यहाँ पर ही ऐसी है कि चाहे हम कॉइल को घुमाएं या मैग्नेट को घुमाएं, मैग्नेट स्टेशनरी रहे, रुका रहे, कॉइल घूमे, तब भी बिजली तैयार होगी। या मैग्नेट घूमे, तब भी बिजली तैयार होगी। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं मैग्नेट को स्टेशनरी रखा जाता है, इस कॉइल को मूव करते हैं। ये जो ब्लेड्स हैं, ये जो ब्लेड बने हुए हैं, जो ये फैन टाइप के ब्लेड हैं, ये आपको फ्लैट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं,
ये दरअसल कहते हैं कि ये ऑक्सीजन से यूँ आगे जाते हैं, फिर यूँ पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। इस तरीके से ये घूमते जा रहे हैं। जब घूम रहे हैं तो एक्चुअली जो है यहाँ पे कॉइल घूम रही है। कॉइल घूम रही है तो उससे बिजली तैयार हो रही है। इस तरीके से ये एक बिजली का फ्री सोर्स है, लेकिन ये भी हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि हर जगह इतनी ज़्यादा लहरें जो हैं, वो बनती नहीं हैं। इस तरीके से आपको पता है एक एक है समंदर जिसको कहते हैं पैसिफिक ओशन, जिसका उर्दू तर्जुमा है बहरुल काहिल। बहरुल काहिल। इसका नाम बहरुल काहिल इसलिए कि बहर समंदर को कहते हैं और काहिल का मतलब होता है उसमें समंदर की लहरें ही नहीं होती। वो बड़े आराम से पुरसुकून तरीके से बहता रहता है। तो इस वजह से कहते हैं कि वहाँ के लिए तो ये है यूज़लेस, इसलिए कि वहाँ पे लहरें ही पैदा नहीं हो रही हैं, ये मूव ही नहीं करेंगे। जब ये मूव ही नहीं करेंगे, तो ये सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। यानी ये काम के कहने की बात है कि काम वहाँ पर आएगा जहाँ पे लहरें होती हैं। जितनी ज़्यादा लहरें होंगी, उतना होगा। ये तो छोटी-छोटी होती हैं, इसको तो हम वेव कहते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी यानी ऊँची-ऊँची हो जाएँ, तो फिर हम इसको टाइड्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं टाइडल पावर। कौन-सा पावर? टाइडल पावर। वेव छोटी होती हैं, टाइड्स हाई ज़्यादा होती है। बस इतना सा फ़र्क होता है। तो आइडिया या मैकेनिज़्म जो है वो तो सेम ही है। जैसे देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि दरअसल अब ये फ़ैन के ये जो यहाँ पे ये इस तरह से ये जो फ्लैप्स हैं, ये जब घूमेंगे इसके ऊपर, ये पंखे की तरह आगे-पीछे घूमेंगे और बिजली तैयार होगी। जैसे आपको पता था कि एक मैंने आपको फिनोमेना बताया था अपवेलिंग का, जिसे हम कहते हैं ओशन थर्मल ग्रेडियंट। मैंने आपको बताया कि हवा से ये जो ऐसे पंखे हैं वो चल रहे हैं, उसे तो हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। वेव्स चल रही हैं ऐसी, उससे बिजली तैयार हो रही है। अब तीसरा जो तरीका है, वो है थर्मल ओशन ग्रेडियंट। थर्मल का मतलब होता है कि ग्रेड किसे कहते हैं? ग्रेडिएंट का मतलब होता है ग्रेड अलग-अलग होते हैं। यानी सरफेस के टेम्परेचर का ग्रेड अलग और बॉटम वाटर के टेम्परेचर का ग्रेड अलग होता है। इसी तरीके से हम उसे ग्रेडिएंट कहते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, सर्दियों में ऐसा होगा, गर्मियों में ऐसा नहीं होगा। गर्मियों में ऐसा क्यों नहीं होगा? इसलिए कि गर्मियों में जो है, वो ऊपर का पानी गर्म होगा, तो गर्म पानी नीचे नहीं जाएगा। गर्म पानी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन नीचे से पानी ऊपर आएगा सर्दियों में। सर्दियों में ऊपर ठंडा होगा, नीचे गर्म होगा। क्या ऐसा है या नहीं? कि सर्दियों में क्या होगा कि ऊपर का पानी ठंडा और नीचे का गर्म होगा, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा और इसी नीचे से ऊपर जाने को अपवेलिंग कहते हैं। अपवेलिंग क्यों होती है? इसलिए कि ओशन ग्रेडिएंट होते हैं। ओशन ग्रेडिएंट का मतलब होता है सरफेस टेम्परेचर एंड बॉटम टेम्परेचर आर डिफरेंट। ये 2 डिफरेंट ग्रेड्स के टेम्परेचर हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं थर्मल ग्रेडिएंट। कौन-सा ग्रेडिएंट? थर्मल ग्रेडिएंट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है कि जब वेव होती है, दरअसल कहते हैं ये जो जैसे मैंने आपको ब्लेड्स बताए थे, वो ऑसिलेट करते रहते हैं और ऑसिलेट करने की वजह से ऑसिलेट करने की वजह से टेम्परेचर जनरेट होता है। इसमें जो सेंटर में ट्यूब होती है उसका डायमीटर बहुत कम होता है, उसी में ही मैग्नेट को रखा जाता है और इसके साथ टरबाइन होते हैं जो चलते हैं और टरबाइन चलने की वजह से टरबाइन फैन्स की तरह होते हैं। फैन्स को ही असल में टरबाइन कहते हैं। जो बड़े फैन होते हैं उसे हम टरबाइन कहते हैं। वो टरबाइन चलते हैं, उससे बिजली तैयार होती है। सही। इस तरीके से जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि सरफेस और बॉटम के टेम्परेचर में कितना फ़र्क है, 5 और 25 डिग्री, जो फ्यू हंड्रेड मीटर्स नीचे तक होता है। कि जैसे ऊपर का अगर 25 होगा, तो नीचे का 5 होगा। लेकिन आपको पता है जब सर्दियाँ होंगी, तो ये रिवर्स हो जाएगा। सर्दियाँ होंगी, तो ये रिवर्स हो जाएगा। यानी कौन-सा टेम्परेचर 25 और कौन-सा 5 होगा? ऊपर वाला 5 होगा और नीचे वाला 25। और नीचे वाला 25। जी, तो शायद आपको पता हो कि हमारा जो जो एसी है, एसी या अगर एसी नहीं, तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, उसमें क्या किया जाता है? क्या फिनोमेना यूज़ किया जाता है, चीज़ों को ठंडा करने के लिए? रेफ्रिजरेशन है, उसमें आपको पता है चीज़ें ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? कोई गैस इस्तेमाल की जाती है और वो जो गैस होती है, वो दरअसल उसको हम प्रेशर से इसलिए कि इसके अंदर दरअसल एक पंप होता है, जिससे कि हम पहले उसको प्रेशर से लिक्विड में चेंज कर देते हैं।
जब हीट लेती है वो, तो वो फिर गैस बन जाती है, गैस फिर ऊपर की तरफ आती है। तो यहाँ पे वही फिनोमेना इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ पे अमोनिया को लिक्विफाई कर लेते हैं। जो ज़मीन की हीट होती है या जो हॉट वाटर है जैसे स्प्रिंग है, उससे अमोनिया जो है वो क्या होती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो हीट को एब्ज़ॉर्ब करती है तब वो कन्वर्ट होती है। इससे वेपर्स बनते हैं, वेपर से टरबाइन चलते हैं और टरबाइन से बिजली तैयार होती है। सिंपल सा ये फिनोमेना है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिक्विड जो है अमोनिया यूज़ करते हैं। कभी-कभी एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिक्विड अमोनिया फॉर थर्मल ग्रेडिएंट? उससे क्या हो रहा है? कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं? कि उसी को लिक्विड होता है, फिर वो इसको तो दोबारा सॉलिड कर देते हैं, ओह सॉरी, लिक्विड हो जाता है, फिर गैस बन जाती है, फिर उसको दोबारा प्रेशर से दोबारा से लिक्विड बनाते हैं, फिर वो नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, ऐसे ही होता है। ठीक है या नहीं? इसीलिए शायद आपको पता हो कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें सबसे महँगी क्या चीज़ होती है? जो उसकी बॉडी होती है, वो नहीं होती, वो यही प्रेशर वाला पंप होता है, जो सबसे ज़्यादा महँगा होता है, जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है प्रेशर से। ठीक है या नहीं? सर तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है? तो दरअसल कहते हैं कि पहले तो सीएफसी यूज़ की जाती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन आजकल ग्रीन गैस यूज़ की जा रही है। ग्रीन गैस का मतलब होता है वो जिससे एनवायरनमेंट का हैज़र्ड नहीं होता, या जिसे हम कहते हैं कि ओज़ोन खराब नहीं होता, ओज़ोन की लेयर। ठीक है या नहीं? तो वो क्या चीज़ है जिससे नहीं हो रहा? तो वो है अमोनिया। क्लोरीन से जो है वो हो रही है, अमोनिया से नहीं हो रही। और अमोनिया बाहर निकलती है तो इसकी पंजेंट स्मेल होती है, इसलिए कभी कहीं लीकेज वगैरह हो जाती है, तभी वो नाक में चुभती है। बिल्कुल इस तरीके से जैसे मिर्चों को जो है अगर आप भूनें तो कुछ होता है या नहीं? कुछ-कुछ होता है, कि नहीं होता? पता चल रहा होता है कि वाक़ई कहीं पे जो है वो मिर्चें हैं। तो यहाँ पे जो है वो दरअसल एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लिक्विड अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं। ये जब हीट जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है उसे जब एब्जॉर्ब करती है, तो फिर क्या होता है, ये 20 डिग्री डिग्री का गैप इस तरीके से कि ये 25 है और ये 5 है, बीच में गैप 20 डिग्री का है या नहीं? तो ये जो 20 डिग्री का फ़र्क होता है, इससे जो है वो टरबाइन चलते हैं और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। लेकिन दरअसल कहते हैं इसमें भी एक हैज़र्ड है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि दरअसल यहाँ पे जो हीट का डिफरेंस, इससे जो टरबाइन चल रहे होते हैं, उससे टेम्परेचर जनरेट होता है, इससे मेरीन लाइफ डिस्टर्ब होती है। आपको वैसे अगर ये बात बताऊँ कि आजकल सर्दियों का मौसम है, पानी गर्म करके इस्तेमाल करते हों अगर, वैसे तो आजकल पानी गर्म करने का जो है सिस्टम ही खत्म हो गया, लोग गीज़र इस्तेमाल करते हैं, कौन पानी गर्म करता है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात ये बताऊँ कि देखिए हमने बाल्टी में पहले गर्म पानी रखा, उसमें हम ठंडा पानी डालें, तो ये हम अच्छा कर रहे हैं, या पहले ठंडे पानी से आधी बाल्टी भर लें फिर गर्म पानी डालें? तो बताएँ कौन-सा बेहतर तरीका है? किसमें पानी देर तक गर्म रहेगा? हम ठंडे में गर्म डालेंगे या गर्म में ठंडा डालेंगे? कहते हैं आधी बाल्टी भर लें पहले ठंडे पानी से, फिर आधी मज़ीद आधी गर्म पानी डाल दें उसमें। या दूसरा तरीका है कि पहले आप गर्म पानी डालें, उसके ऊपर ठंडा डाल दें। तो कौन-सा बेहतर तरीका है? ठंडे पहले पानी पे गर्म पानी डाल दें। पहले गर्म पानी डालें, उसके बाद ठंडा पानी डालते हैं उसमें। यस, पहले गर्म पानी डालें, इसलिए कि गर्म पानी फैला हुआ होता है, इसमें ठंडा पानी डालते हैं, उसमें जाके एडजस्ट हो जाता है वो। यानी वो गर्म ही रहता है। जब हम ठंडा डालते हैं, वो गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम ठंडा पानी डालेंगे, तो ठंडा नीचे ही रहेगा और गर्म ऊपर ही रहेगा। तो वो जो ऊपर वाला पानी है, वो थोड़ी देर के बाद यानी एटमॉस्फेयर की ठंडक की वजह से वो भी ठंडा हो जाएगा। नीचे वाला तो ठंडा है ही है, ऊपर वाला जो गर्म था, वो भी ठंडा हो जाएगा। सही है या नहीं? बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक डायबिटिक शख्स था, जैसे हमारे कोई एक फ्रेंड थे, वो डायबिटिक थे। मुझे कहने लगे, जैसे वो जो है वो चीनी खा रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि भई आप ये जो चीनी खा रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है, नहीं खानी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि देखो मेरे पास 1 कप पानी है, ठीक है? मैं उसमें चीनी डालता हूँ और मेरी चीनी है
वो 10 चमचे हैं। 10 चमचे मैं चीनी डालता हूँ और 1 कप पानी है, मैं उसे पी लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, या आधा कप मेरे पास है पानी, उसमें मैं 10 चमचे चीनी डालूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मैंने कहा हाँ पड़ेगा। कहने लगे क्या फ़र्क पड़ रहा है? चीनी तो मैं 10 चमचे ही खा रहा हूँ ना, चाहे मैं इसमें पानी कम डालूँ या ज़्यादा डालूँ, मेरी बॉडी में तो 10 चमचे ही जा रही है। सही है या नहीं? आपका क्या ख़्याल है? क्या उनका ख़्याल सही है या गलत? नहीं पता चला। 10 सर चमचे, क्या पूछा है आपने? सवाल ये है कि 10 चमचे चीनी 1 कप पानी में डालकर पी जाए, या 10 कम चमचे चीनी आधे प्याली पानी में पी जाए, कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या हमारे सर बॉडी फर्क में तो तो पड़ेगा। 10 चमचे ही जा रहे हैं? उनका ये कहना था कि जी कि हमारी बॉडी में 10 चमचे जा रहे हैं, अब पानी कितना भी जा रहा हो, तो पानी से तो कुछ नहीं हो रहा, चीनी से हो रहा है। मैंने उनको बताया कि इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए कि दरअसल कहते हैं वाटर हमेशा जाता है हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या वाटर जाता है हाई टू लोअर कंसंट्रेशन? अब अगर दरअसल कहते हैं चीनी आधा कप है, उसमें उसमें पानी बहुत कम है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन में, अगर दरअसल कहते हैं वही 10 ही चमचे हैं, लेकिन अगर हम पानी की क्वांटिटी 1 गिलास कर लेंगे, तो चीनी देर से जज़्ब होगी, यानी एब्ज़ॉर्ब देर से होगी। वो ऐसा क्यों होगा? एब्सॉर्ब क्योंकि उसमें पानी होगा ज्यादा। जिसमें पानी होगा ज़्यादा, इसलिए कि पानी जो है वो ज़्यादा मूव करेगा ना ज़्यादा, इसलिए कि मूवमेंट जो होती है वो वाटर की होती है हाई टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल की होती है। इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप जैसे वो कहते हैं भई चीनी ज़्यादा हो गई है, कोई बात नहीं, पी लेते हैं। भई वो तो बॉडी में तो जाएगी ना। इसमें वही उसे कहें नहीं पानी में डाल दो, पानी पानी इसको डाइल्यूट करके पियो, यानी हमें कहने का मतलब ये है कि उसको डाइल्यूट करके पियो। उससे कहेंगे भई इससे क्या फ़र्क, इससे एब्ज़ॉर्प्शन में फ़र्क पड़ेगा। सही है या नहीं? एनर्जी रिसोर्सेज़ जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको पता हो कि देखिए इसकी डायग्राम जो हैं वो बुक में नहीं बनी हुई, और डायग्राम बुक में ना बने होने का ये नतीजा होता है कि भई जो भी है वो सही है, राइट है या गलत है? इससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें अगर बनाई जाएँ, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। इसमें दिखाने की ये कोशिश की गई है कि अगर आप देखें कि यहाँ पर ये देखिए ये जो लहरें हैं, ये लहरें जिसे हम टाइडल फ़ोर्स कहते हैं, टाइड्स की फ़ोर्स से बिजली तैयार करना। और दरअसल कहते हैं कि जो ओशन थर्मल ग्रेडिएंट हैं, उसकी दरअसल ये तस्वीर है और ये तस्वीर है। यहाँ पे देखें ये पंखे लगे हुए हैं, ये पंखे लगे हुए हैं या नहीं? यहाँ पे भी देखिए ये पंखा लगा हुआ है। ये देखिए जब नीचे से पानी ऊपर जाएगा तो कुछ होगा, जैसे कि नीचे का पानी गर्म, ऊपर का पानी ठंडा है। तो ये पानी नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये पंखे चलेंगे। ये पंखे किस चीज़ के हैं? ये टरबाइन के पंखे हैं। उससे क्या होगा? उससे दरअसल कहते हैं कि या मैग्नेट मूव होगा या कॉइल मूव होगी, उससे बिजली तैयार होगी, और ये फ्री की बिजली है। यहाँ पर भी देखें ये टरबाइन, आपको ये फैन नज़र आ रहे हैं फैन? ये फैन क्यों बनाए गए हैं? ये देखिए ये फैन है, ये फैन है। ये फैन क्यों बनाए गए हैं? इसलिए कि नीचे से पानी जब ऊपर जाएगा, पानी नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये फैन चलेंगे। ये फैन यूँ चलेंगे कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये रोल करेंगे, मूव करेंगे, और ये टरबाइन चल रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, देखिए यहाँ पे ये बड़ी तस्वीर दिखाई गई, यहाँ पे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पाइप दिखाया गया है। ये पाइप है क्या? इस पाइप में मैग्नेट है, मैग्नेट, और मैग्नेट के ऊपर वो कॉइल है, कॉइल। इस तरीके से वो मूव कर रही है। ये पाइप के साथ-साथ वो फिट हैं, जो इसमें मूव कर रही हैं। इस डायग्राम में भी ये दरमियान में ये पाइप क्यों है जिस पे ये लगी हुई हैं? तो ये इसके सहारे के लिए नहीं सिर्फ़ है, ये देखिए यहाँ पे अंदर ये दिखाया गया है कि ये देखिए ये मैग्नेट और इसके ऊपर ये कॉइल है। यहाँ पर भी देखिए ये पाइप जा रहा है, ये अगर आप देखें यहाँ पर भी ये फ़ैन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये सारा के सारा
यही सिस्टम हो रहा है। क्या हो रहा है? किस तरह से ये पानी जो है वो मूव करेगा, तो फैन मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे जो सरफेस और ऊपर के टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, तो पानी ये ऊपर जाएगा, और पानी ऊपर जाएगा तो टरबाइन चलेंगे, टरबाइन चलेंगे तो बिजली तैयार होगी। लेकिन दरअसल कहते हैं कि कराची के लिए ये यूज़फुल ही नहीं है, और उसकी वजह ये होती है कि कराची में इतनी सर्दी नहीं पड़ती, जैसे जो आजकल पड़ रही है, वो तो एक नॉर्मल रूटीन नहीं है। इसलिए कि आजकल जो साइबेरिया से हवाएँ चल रही हैं, जो रशिया में है अक्सर में इलाका, उसकी हवाओं की वजह से सारी ठंडक हो रही है। वैसे तो है ये ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि सरफेस के टेम्परेचर और नीचे के टेम्परेचर में हमारे यहाँ इतना कोई फ़र्क ही नहीं होता। ये वहाँ के लिए है, जहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि शायद आपको पता है कि ऊपर जो है वो बर्फ़ जम जाती है, ऊपर बर्फ़ जम जाती है और नीचे मछलियाँ ज़िंदा रहती हैं। ये भी दरअसल कहते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है रीज़न में, कि जब ऊपर बर्फ जमी हुई है, तो मछलियाँ ज़िंदा कैसे रहेंगी? वो तो फ्रीज़ हो जाएँगी सारी। नहीं, दरअसल कहते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर का डिफ़रेंस आता है, आपको पता है कि वाटर में ऐसा होता है कि उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। 0 से लेकर 4 डिग्री तक उसकी डेंसिटी में कुछ चेंज आता है, यानी वो हल्की हो जाती है। हल्की होने से जैसे ही वो बर्फ बनती है, तो वो सरफेस पर आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? सरफेस यानी सबसे ऊपर आ जाती है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जितनी बर्फ़ होगी वो जम के ऊपर आ जाएगी, और जब एक जम ये जो बर्फ़ है इसकी एक तह आ जाती है, तो ये इंसुलेटर का काम करेगी अब। अब इंसुलेटर का क्या काम करेगी कि बाहर की जो कोल्ड एयर है वो अंदर नहीं जाएगी। जो कोल्ड एयर है वो अंदर नहीं जाएगी, और अंदर की जो हॉटनेस है, अंदर का जो हॉट वाटर या गर्म पानी है, वो बाहर नहीं आएगा। तो अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर की कोल्ड अंदर ही जाएगी। तो ये बर्फ़ का जो है वो नेचर ने या अल्लाह ने यही इंतज़ाम किया है कि भई ऊपर-ऊपर बर्फ़ है, नीचे लिक्विड है। ठीक है या नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ टेम्परेचर में इतना डिफ़रेंस है। ऐसा डिफ़रेंस जो है वो आपको कराची में नज़र नहीं आएगा। कि ऐसा नहीं हो कि इतनी सर्दी हो गई कि ऊपर जो है वो चीज़ें ही बर्फ़ बन जाएँ। होता है कभी ऐसा? हमारे यहाँ जो है ये फ़ीज़िबल नहीं है। इसलिए कि ये जो थर्मल ग्रेडिएंट है, ये हमारे यहाँ फ़ीज़िबल नहीं है। इस वज़ह से हमारे यहाँ ऐसी बिजली तैयार नहीं की जा सकती। हाँ, अलबत्ता ये है कि जैसे क्वेटा के कुछ इलाके अगर वहाँ पे भी समंदर होता, नहीं समंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी है, मतलब जो एशिया के हैं, उसमें ख़ास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि जहाँ पे भी जो हैं, जो साहिली इलाके होते हैं वहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती ही नहीं है, ना सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए कि वो सारा के सारा रोल जो होता है, वो सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़, आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ी हो। सी ब्रीज़ का मतलब होता है समंदर यस से हवा यस, आती है, समुद्र से और हवा लैंड आती है। ब्रीज़ का मतलब है लैंड से समंदर में जाती है। ऐसी लहरें चल होती रहती हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि दरअसल कहते हैं कि जो वेव्स है, जो ओशन ग्रेडिएंट है, उससे भी बिजली तैयार हो रही है। वेव जब आगे चल रही है, ऑसिलेशन हो रही है, तब भी बिजली तैयार हो रही है। सही या नहीं? तो ये है नंबर, हम कौन से पे पहुँचे? तो ये नंबर पे हम पहुँचे हैं, अब है लास्ट, और वो है टाइडल पावर। टाइडल पावर का मतलब है, अब टाइड और वेव में क्या फ़र्क है? जो हमने इससे पहले जो 6 में पढ़ा वो वेव था, और ये 7 में पढ़ रहे हैं वो है टाइडल। अब इसमें क्या फ़र्क है? जो टाइड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। पहले इन टाइल्स को जो है वो ग्राइंडिंग मिल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे मतलब कॉर्न्स वगैरह जो होते हैं उनको वो करने के लिए। अब जो है हम उसे हाई इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बिजली तैयार की जा रही है। इससे? टाइड से। तो टाइड से बिजली कैसे तैयार हो सकती है? सवाल। तो इसके लिए हमने बाकायदा डिवाइसेस बनाई हैं, डिवाइसेस, और दरअसल कहते हैं कि जो एनर्जी है ये 1.1 बिलियन किलोवाट है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1.1 किलोवाट ऑफ बिजली तैयार होती है कितने में? शैलो वाटर से। ओनली 13 मिलियन किलोवाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। कहते हैं कि इसमें सलाहियत तो 1.1 बिलियन की है, लेकिन हम तैयार कर रहे हैं सिर्फ 13 मिलियन। है सलाहियत बिलियन की, हम कर रहे हैं सिर्फ मिलियन। क्यों?
इसलिए कि दरअसल कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो जो प्लांट हम तैयार करते हैं बिजली के, वो हमने ऐसे तैयार किए हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट पर हम नहीं ले जा सकते। इसलिए कि फिर वो जब बहुत ज़्यादा ऊँचे चले जाते हैं फिर उसको नीचे लाने में भी प्रॉब्लम होती है। इसमें ये क्या फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा है? ये है टाइडल। क्या हम पानी का फ़ोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? हम पानी का फ़ोर्स इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखिए कभी-कभी लहरें कम होती हैं, लेकिन कभी-कभी लहरें ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये किया ये जाता है कि ऊपर एक टैंक बना दिया जाता है। देखिए पानी का एक टैंक बना देते हैं। ये जो है ये एक टैंक बना हुआ है पानी का। जब ऐसा होगा कि लहर ज़्यादा होगी, जब ऐसा होगा कि लहर ज़्यादा होगी तो इस टैंक में पानी भर जाएगा। आम तौर पे तो लहरें नीचे-नीचे रहती हैं, तो ये भरेगा नहीं पानी। लेकिन जब टैंक ज़्यादा जब लहरें ज़्यादा होंगी, तो ये टैंक में पानी भर जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता इस पानी को जो है, ये नीचे से एक दरवाज़ा खोलेंगे। जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे, पानी नीचे गिरेगा। उस नीचे जो गिरने का वाला है, वहाँ पे टरबाइन लगा होगा। यहाँ पे ये दरमियान में टरबाइन लगा हुआ है और टरबाइन जो है, यानी फ़ैन है। फ़ैन के पंखे चलेंगे तो इससे क्या होगा? मैग्नेट मूव करेगा, कॉइल मूव करेगी, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। क्या आपको ये फिनोमेना समझ आया कि इसमें क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं? यस सर। तो देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया, ये देखिए टाइडल ब्रिज कहलाता है। ये जो हम बहुत बड़ा-सा इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा-सा कंटेनर। जब हाई टाइड होती है, आमतौर पे टाइड्स लो होती हैं, यानी नीचे-नीचे होती हैं। जब टाइड हाई होती हैं, तो फिर ये टैंक पानी से भर जाता है। अब जब ये टैंक पानी से भर जाएगा तो आइंदा और आएगी, फिर और भरेगा, और आएगी और भरेगा। ये एक वक़्त आएगा कि ये फुल भर जाएगा पानी से। फिर क्या करेंगे? इस टैंक को नीचे से खोलेंगे। अब देखिए ये नीचे टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन यानी फ़ैन लगा हुआ है। जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो इस फ़ैन को चलाएगा और चलाने से बिजली तैयार होगी। इस तरह से इस तरह से बिजली तैयार की जाती है। किससे? किससे? टाइडल वेव से। टाइड से। और यहाँ पे दरअसल कहते हैं लगे हुए हैं गेट। आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है गेट? आई डोंट नो वैसे डायग्राम आपको सही नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही? ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है? ये डायग्राम नजर आ रही है, लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। डायग्राम नज़र आ रही है? ये लिखा हुआ टाइडल बेसन, ये नहीं नज़र आ रहा आपको लिखा हुआ? यहाँ पे ये लिखा हुआ है नजर आ गेट है। आ रहा है। ये देखिए ये लिखा हुआ है गेट हैं। ये गेट यूँ ऊपर उठाते हैं, गेट ऊपर उठाते हैं, पानी नीचे गिरता है। गेट से इनको असल में पानी को बंद किया गया है। जैसे गेट को ऊपर उठाते हैं, ये एरो ये बता रहा है कि इसको ऊपर भी उठाते हैं, फिर ये वापस नीचे भी गिरा देते हैं। वापस नीचे इसलिए गिरा देते हैं कि फिर दोबारा बंद करना होता है ताकि नया पानी आए। तो जो पहले पानी भर जाता है, वो दरअसल कहते हैं गेट ऊपर उठते हैं, गेट ऊपर उठते हैं, पानी धड़ से नीचे गिरता है। जितनी तेज़ी से पानी गिरेगा, उतनी तेज़ी से ये पंखा चलेगा। जितनी तेज़ी से पंखा चलेगा, यानी टरबाइन चलेगा, तो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। दिस इज़ द वे हाउ टाइडल पावर इज़ यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये आपको समझ आया? यस। ऐसी ही डायग्राम हमारी बुक में भी बनी हुई है, लेकिन उसमें ये सारा मैकेनिज्म जो है कि टरबाइन कहाँ पे है, उसमें से सिर्फ बयान किया गया कि ये होता है, इसके नीचे होता है, ये टब होता है, ये टैंक होता है, टैंक में पानी भर जाता है और इसके नीचे टरबाइन होता है। लेकिन इस डायग्राम में ये फायदा है कि हमें दिखाया गया है कि ये चल कैसे रहा है। ठीक है या नहीं? ज़ूम के मुतालिक अब फिर दोबारा हमारे पास 10 मिनट बाकी रह गए हैं, तो इस 10 मिनट में हम आखिरी भी पूरा कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और आखिरी यानी 8 सोर्स क्या है? ये सबसे कॉमन सोर्स है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो का मतलब होता है पानी से, इलेक्ट्रिक यानी बिजली तैयार होती है। कि पानी को जो है ऊपर से फेंका जाता है, पानी को ऊपर से गिराते हैं। जैसे देखिए ये तस्वीर जो है, ये जो पानी है ये ऊपर से यूं नीचे गिराया जा रहा है और नीचे गिराने से नीचे टरबाइन लगे होते हैं। जैसे ये टरबाइन है, इसके पंखे चलते हैं, पंखे चलने से बिजली तैयार होती है। तो ये तरीका है बिजली तैयार करने का। सही है या नहीं?
एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे सेफेस्ट तरीका कौन सा है, तो सबसे सेफेस्ट तरीका जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। और सबसे चीपेस्ट तरीका कौन सा है, सबसे सस्ता तरीका भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। तो जैसे कहते हैं कि सेफ किससे, इसलिए कि इसमें किसी चीज का कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, किसी भी किस्म का कोई पोल्यूशन नहीं होता। एक कुदरती अमल है के ऊपर से पानी हम नीचे गिराते हैं, सही या नहीं। लेकिन दरअसल कहते हैं कि जो तरबेरा डैम है, पाकिस्तान में तरबेरा डैम, वो दरअसल कहते हैं एक नेचुरल डैम है। नेचुरल का मतलब होता है कि हम पानी जानबूझ के ऊपर से नीचे नहीं गिराते, ये कुदरती तौर पे ऊपर और नीचे बने हुए हैं, यानी ऊपर अलग और नीचे अलग। इस तरीके से ये पानी यूं जमा होता है डैम में। बस ये हम क्या करते हैं कि डैम में इसको रोकते हैं और फिर एकदम से जब ये शटर खोलते हैं तो एकदम से पानी नीचे गिरता है, ऐसे जैसे कि वाटरफॉल में होता है। कौन सा फॉल, वाटरफॉल। तो दरअसल कहते हैं कि फिनोमेना यही है कि यहाँ पे इसके भी बैकग्राउंड में यही है कि ये टरबाइन चल रहे हैं। पानी जब ऊपर से गिरेगा, ऊपर से पानी गिरेगा तो ये टरबाइन चलेंगे। तो यहाँ पे भी देखें, ये पानी के रिजर्वायर हैं ऊपर और यहाँ पानी को गिराया जाता है नीचे से, टरबाइन चलते हैं, बिजली तैयार होती है। तो बिजली तैयार करने का ये तरीका है, सही या नहीं। तो जिस तरीके से एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि नीचे से ऐसा करते हैं ना, जैसे हमने टाइडल में भी किया है, ये पानी नीचे आ गया, अब इसको वापस ऊपर ले जाते हैं, वापस ऊपर ले जाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर बिजली तैयार होगी। तो मैंने उससे ये कहा कि ये बेवकूफ़ी का तरीका होगा। मैंने कहा भाई ये बेवकूफ़ी इसमें क्या है। मैंने कहा इसमें तरीका ये बेवकूफ़ी ये है कि आपको पता है कि जो अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे कोई रहता है तो उसकी छत के ऊपर टंकी होती है, तो नीचे से जो एक हमारी टंकी होती है इसको हम अंडरग्राउंड टैंक कहते हैं, उससे ऊपर वाली टंकी में पानी जाता है, तो ओवरग्राउंड टंकी होती है। ऐसे ही होता है या नहीं। लेकिन क्या ये पानी नीचे से खुद ब खुद ऊपर चला जाता है? नो, उसके लिए आपको मोटर लगानी पड़ती है। तो यहाँ से भी ये पानी जो नीचे आया है ये खुद ऊपर नहीं जाएगा, इसको मोटर लगानी पड़ेगी ताकि ये वापस ऊपर जाए। और मोटर किससे चलेगी? बिजली से चलेगी। तो ये बेवकूफ़ी है कि जो चीज़ हम बिजली तैयार कर रहे हैं वो हम बिजली खर्च भी कर रहे हैं। बिजली खर्च किस पे कर रहे हैं? इसको वापस ऊपर ले जाने पे। तो इस तरीके से इससे वापस ऊपर ले जाने पे बिजली खर्च होगी, पानी नीचे गिरेगा, बिजली तैयार होगी। तो फ़ायदा क्या हुआ कि बिजली खर्च करके बिजली तैयार करें। सही है या नहीं? इस वजह से तमाम लोग या तमाम जो हैं कंट्रीज वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि दरअसल कहते हैं कि इनके ऊपर और नीचे में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। और फ़र्क जितना ज़्यादा होगा, यानी हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से टरबाइन चलेंगे और उतनी तेज़ी से बिजली तैयार होगी। इस तरीके से ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है उसको फॉल किया जाता है, यानी वो गिराया जाता है वाटरफॉल की तरह बिजली तैयार करने के लिए। इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो जैसे कहते हैं एक छोटी सी ये बात है इसमें कि इसमें कितनी बिजली तैयार होती है। तो दरअसल कहते हैं कि इसमें जो है जो रिजर्वायर होते हैं पानी के, उससे नेचुरल रिवर फॉल से इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती दरिया जो होते हैं वो मुख्तलिफ सीजन में आते हैं। और इस तरीके से जो वाटर के रिजर्वायर होते हैं, इन्हीं को हम रोकने के लिए डैम बनाते हैं। आपको पता है डैम में एक ये होता है डैम और एक होता है बैराज। डैम और बैराज में क्या फ़र्क है? डैम में पानी को रोका जाता है, बैराज में गेट लगा देते हैं, बस गेट लगा के पानी को रोकते हैं। और जब वो गेट खोलते हैं तो पानी तेज़ी से जाता है। तो दरअसल कहते हैं कि डैम जो होता है वो थोड़ी देर के लिए पानी को रोकते हैं फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जो बैराज होते हैं वो पानी को रिज़र्व करने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि बहुत देर तक हम पानी को होल्ड कर सकते हैं या रोके रख सकते हैं, जितनी मर्ज़ी अरसे के लिए हम रोकना चाहें। तो इस तरीके से हम अराउंड द ईयर बिजली को तैयार कर सकते हैं। और ये जो पानी है, ये भी ज़ाया नहीं होता। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हमने बिजली तैयार की, जो पानी हुआ उसे हम एग्रीकल्चर में, वाइल्ड लाइफ के लिए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी भी ज़ाया नहीं होता और बिजली भी बन जाती है। जिसे उर्दू में एक मुहावरा कहते हैं कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि पानी को जो है वो हम खेती-बाड़ी में और पीने में और इसमें इस्तेमाल करते हैं और ऊपर से गिराने पे उससे हम बिजली तैयार करते हैं। कहते हैं सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जी।
सर ये जो बिजली पैदा हो रही है इससे डैम से, तो क्या ये इनफ नहीं है ये पाकिस्तान इनफ के तो लिए? है, यस ये इनफ है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि सीजन्स के लिहाज से जो लेवल होता है रिवर का, वो कम और ज़्यादा होता रहता है। जैसे सर्दियों में बारिशें कम होती हैं, तो ज़ाहिर बात है ये जो डैम में पानी आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये बारिश का ही पानी है। जो डैम में अच्छा। पानी आ रहा है, ये बारिश का पानी है। बारिश होगी तो पानी होगा, पानी होगा तो लेवल ज़्यादा होगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि सर्दियों में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। सॉरी, गर्मियों में लोड शेडिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है और सर्दियों में कम होती है। इसकी वजह ये होती है कि गर्मियों में यूज़ ज़्यादा होता है और दरियाओं का लेवल कम होता है। इस वजह से कम बिजली तैयार होती है, राइट? लेकिन इतना इनफ सही। पानी हो कि दरिया जो होते हैं, अगर कभी आप देखें जो दरियाए सिंध है, कभी आप ठट्टा वगैरह या इस साइड पर जाएं या कभी इस साइड का सफ़र करें या रेल का कोई सफ़र हो, तो आप देखेंगे कि वो कितना कम दरिया है। दरिया जो होते हैं इतने चौड़े होते हैं, वो इतना स्लिम और स्मार्ट सा हो गया है, इसलिए इसमें पानी ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। पानी होगा तो बिजली तैयार होगी, पानी कब होगा? बारिशें होंगी तो पानी होगा। सही है या नहीं? जैसे देखिए जो डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे वो एशिया के हों, अंडर डेवलप कंट्री एशिया के हैं या अफ्रीका के हैं या साउथ अमेरिका के हैं, ये सारे के सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में 3 जो हैं वो दरअसल डैम के नाम लिखे हुए हैं। एक का नाम है तरबेला डैम, दूसरे का नाम है मंगला डैम और तीसरे का नाम है वासक डैम। तो ये 3 डैम हैं जिनसे बिजली तैयार की जा रही है। और इसी तरीके से कितनी बिजली तैयार की जा रही है? जैसे मैंने आपको बताया था 4300 कितनी। फोर जैसे थ्री देखिए यहाँ जीरो पर ये लिखा हुआ है कि एक जो है वो दरगाह डैम भी है, तो दरअसल कहते हैं इसकी जो कैपेसिटी है वो 2900 मिलियन किलोवाट है, विच इज़ अबाउट 250 मिलियन किलोवाट इससे जनरेट होता है। जबकि वापडा जो है वो जनरेट करता है 4300 मेगावाट। ये देखें, ये जो दरअसल यहाँ पे है कितना 2900, दरअसल आपको पता है 2900 मिलियन किलोवाट, ये होती है तैयार 250 मिलियन किलोवाट, राइट? यहाँ पे देखिए वो तस्वीरें तरबेला डैम की, ये तरबेला डैम है। ये दरअसल जिस दरिया पर बना है उसका नाम रिवर इंडस है, जिसको दरियाए सिंध कहते हैं। ये केपी के सूबे में है और वो इलाका जहाँ पर ये है उसका नाम हरीपुर है। ये सारी बातें हमारी बुक में नहीं लिखी हुई। सही है या नहीं? सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो इसकी है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा मशहूर है तरबेला डैम। ये दूसरा जो है वो मांगला डैम है। ये जो मांगला डैम है ये जेहलम, दरियाए जेहलम पर है और दरअसल ये मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट में है और ये मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट आज़ाद कश्मीर में है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखें इसमें 3 लेवल हैं, पहला लेवल, फिर ये दूसरा लेवल, फिर ये तीसरा लेवल। तो दरअसल कहते हैं इससे ज़्यादा बिजली तैयार होती है। और दूसरी बात ये है कि कुदरती ब्रिज है। ये जो डैम है ये कुदरती है, इंसान ने इसमें कुछ भी नहीं किया। ये जो दरअसल कहते हैं इसकी जो हाइट है एडजस्ट की है, ये कुदरत ने एडजस्ट की हुई है, ये फ्री है।